गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जामुन का पेड़। इसके लेखक कृष्णचंद्र जी हैं। तो आइए पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। कृष्णचंद्र का जन्म पंजाब के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद गांव में 1914 ईस्वी में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई। 1930 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए। कहानी संग्रह है इनका एक गिरजा एक खंडक, यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यास है इनका श्रीकृष्ण, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वालियन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। तो ये सब उनके उपन्यास हैं। आगे देखिए साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। इस विचारधारा का असर इनके साहित्य पर भी देखने को मिलता है। ये उन लेखकों में है जिन्होंने लेखन को रोजी रोटी का सहारा बना लिया। कृष्णचंद्र के उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और उन्होंने और भी बहुत से लेख लिखे हैं लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। तो अब आइए उनके द्वारा लिखे हुए पाठ पर चलते हैं। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। कहने का मतलब जब हास्य व्यंग की हम बातें करते हैं, कोई रचना लिखते हैं, उसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो उसी तरह से इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यप्रद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीयता के रूप को भी बताता है। अब कहानी कुछ आगे बढ़ती है, देखिएगा। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। यानी जैसे जैसे बात आगे पहुंची थी वैसे जो आदेश था मंत्री का वो वहां तक पहुंचा। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बात के लिए कितना यहाँ पर तामझाम किया गया। आगे देखते हैं। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा गया कि यह काम कृषि विभाग का है, वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी
और व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ दिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि यह एक फलदार पेड़ था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग काम को टाल रहे थे। आगे देखिए, रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि भाई जामुन का पेड़ क्या था? एक फलदायक पेड़ था। आगे देखिए, एक मनचले ने आदमी को काटने की बात की, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाएगा तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला रद्द हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बात, छोटी सी बात कितनी पेचीदा होती चली जा रही है। यहाँ देखिएगा, रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहां के सुलझाने के आसार हैं, सुलझने के। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर हो गए। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव जो है उसे आश्वासन देकर चला गया, यानी यहाँ पर भी उसने मदद नहीं की। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। अब यहाँ देखिए, सब अपने अपनी करने लगे। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली आएगा। शाम को मतलब माली आया और माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ कितनी अतिशयोक्ति है और किस तरह से स्वार्थता यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे देखिए, अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ जाएंगे।
वे अब निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। तो आपने देखा किस तरह से एक आदमी को बचाने के लिए हमारे सरकारी कर्मचारियों ने टाल मटोल किया और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर दोहराएंगे। धन्यवाद।